आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने शुरू में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, नन्स इक्वेशन देखी। ओवरऑल जो हमें समझ में आया, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये हमें पता है एक्चुअली। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तब भी हो सकती है क्या? अगर ये चलो नॉर्मल हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें, क्या उसमें भी कंडक्टिविटी होती है? कंडक्टिविटी मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो। ठीक है, मतलब जिसमें जितना अच्छा करंट फ्लो होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी, उसकी कंडक्टेंस उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत सिंपल, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कोई सॉल्वेंट लिया एक्चुअली। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट लिया और इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, सॉल्यूट लाइक जैसे वाटर मान लो, सबसे अच्छा एग्जांपल H2O, और इसके अंदर हमने नमक मिला दिया NaCl, सबसे अच्छा एग्जांपल। जब अगर सॉल्वेंट के अंदर हम किसी सॉल्यूट को मिक्स करें और वो आयन में स्प्लिट हो जाए, अगर वो आयन में स्प्लिट हो जाए तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, इस टाइप के सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी हो सकती है, करंट जनरेट हो सकता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें आयंस हो। ठीक है, जिसके अंदर आयंस हो, इस टाइप के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, जिसमें अगर आयंस में स्प्लिट ना हो, अगर हमने कुछ मिक्स किया उसमें अगर आयंस में स्प्लिट ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव में ना हो, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो उसमें कंडक्टिविटी होगी भी नहीं, करंट फ्लो करेगा भी नहीं। करंट कब फ्लो करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तब करंट हमें मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। और जब हमने किसी सॉल्यूशन में हमने किसी मॉलिक्यूल को डाला और वो स्प्लिट हो गया आयंस में। अब आयंस में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, कंडक्टेंस हमें मिल सकती है। ठीक है, तो अब बस हम इसी टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टिविटी होती है, करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कैसे हमें मिलती है, किस किस टाइप का होता है, ये सब देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को समझने से पहले हम थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में हमारे पास क्या आता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब जैसे कोई भी, ऐसे हमने वायर लिया, हमें फिजिक्स में पता है, हमने कोई वायर लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है स्मूथली फ्लो नहीं करते हैं, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ कहीं रुकावट होती है। जैसा हम चाहते हैं इतना फ्लो नहीं करता है, इसमें कुछ ना कुछ रुकावट होती है। ठीक है, वो इसका रेजिस्टेंस होता है जो करंट की फ्लो को रोके। जो करंट की फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, होता क्यों है एक्चुअली? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें से ऐसे मूव करके जाता है सभी एटम्स के बीच में, दैट्स वाई इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो हमें पता है, हमें फिजिक्स में हम थोड़ा केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि जितनी लेंथ होगी उसके तो प्रोपोर्शनल होगा ही, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब। ठीक है, और जो इसका एरिया ऑफ सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम जानते हैं एक्चुअली। ठीक है, हमने फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा है, ये 11th क्लास में आता है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसको हटाएं तो रो L/A, ठीक है, जो ये कांस्टेंट यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, रेजिस्टिविटी हम इसको कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता है एक्चुअली, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। ठीक है, पता है रेजिस्टेंस क्या काम करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रोकने का काम। ठीक है, अब जो इसमें रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो फ्लो करने दे। तो इसका अगर उल्टा देखें तो अगर रेजिस्टेंस को उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या आता है? कंडक्टेंस, जिसको हम G से शो करते हैं एक्चुअली। ठीक है, जिसको हम G से शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? मतलब रोकने का उल्टा क्या होगा? फ्लो करने देना। इसके अंदर हम R की वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या था हमारे पास R की वैल्यू? रो L और A। तो अगर देखें
तो हमारे पास इसमें जी के लिए, हमारे पास कंडक्टेंस के लिए क्या कांस्टेंट निकल के आता है 1/ρ। ठीक है, 1/ρ हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम के से शो करते हैं, कप्पा, इसको कप्पा कहते हैं, जिसको हम के से शो करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आगे इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको कंडक्टिविटी यूज करेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस का उल्टा होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल। इसकी यूनिट एक्चुअली आपको पता ही होगा, हम जो रेजिस्टेंस है उसको किस यूनिट में, ओम। ठीक है, ओम से इसको हम, इसकी यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसका उल्टा कर दें, ओम इनवर्स, तो ये किसके लिए यूज कर लेंगे हम, कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MHO मो। तो एक्चुअली सब उल्टा ही है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसका सब उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि रेजिस्टेंस, कप्पा, रेजिस्टिविटी रो, कप्पा, ये हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप के मॉलिक्यूल्स, एटम हमारे पास काफ़ी होते हैं। तो किसमें किसमें कंडक्टिविटी अच्छी फ्लो मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करेगा, किसमें नहीं करेगा, इसको हम तीन कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी हम ले सकते हैं कंडक्टर, जिसमें करंट अच्छे से फ्लो हो। एक ऐसी कैटेगरी ले सकते हैं इंसुलेटर, जिसमें करंट ना फ्लो हो। और एक ऐसी कैटेगरी ले सकते हैं जिसमें करंट मतलब फ्लो हो भी और ना भी हो, मतलब इन दोनों का बीच का। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो इनको हम इस तीन कैटेगरी में, हम जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें अगर कंडक्टेंस जानना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो इसको हम तीन टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, एक में अच्छे से जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, एक जिसमें ना फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन ना फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट हमें जनरेट ना मिले, और एक में हो कि हाँ हाफ काम करे। ठीक है, अब इसके क्या एग्जाम, कंडक्टर किस में अच्छे से करंट फ्लो करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अच्छी हो। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस में अच्छी होती है, मेटल्स में। एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स और इसके अलॉय जैसे। ठीक है, मेटल्स क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपल से अगर मेटल्स में देखो, मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक वाले। जैसे हमने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम लिया, सोडियम क्या कहता है 11, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हमने पढ़ा है ये एक्चुअली, है ना, 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग आते हैं हमारे पास, उसके अंदर हमने इसको डिटेल में आराम से पढ़ा है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ट्राई करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक्चुअली जितने भी एटम्स हैं वो खुद को स्टेबल करने की ट्राई करते हैं। अब चाहे उनको इलेक्ट्रॉन लेना हो चाहे देना हो, वो कैसे भी कर खुद को स्टेबल करने की ट्राई करते हैं। जैसे नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज जो होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो फुलफिल होता है, दैट्स वाई वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं वो। ठीक है ना, क्यों जबरदस्ती किसी के साथ रिएक्ट करना जब मैं खुद ही स्टेबल हूँ। तो जितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमेशा खुद को स्टेबल करने की ट्राई करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की ट्राई करते हैं। मेटल्स में क्या होता है एक्चुअली, मेटल्स में क्या होता है, जो इसमें ना, जैसे देखो यहाँ अगर 2p6 तक होता, अगर ये सोडियम 2p6 तक होता तो कितना स्टेबल होता है एक्चुअली, ना इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत थी, ना किसी से इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत थी। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये आउटर मोस्ट सेल, इसकी जो वैलेंस सेल होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो काफ़ी प्रॉब्लम देता है, इसको स्टेबल नहीं होने देता है। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, कोई ले जाओ इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कोई भी और उसको ले जाओ, मुझे थोड़ा सा स्टेबल होना है जीवन में। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कहता है कि तुम इसको ले जाओ। अब अगर इलेक्ट्रॉन जैसे कोई छोड़ रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं बनेगा। अगर आप नॉर्मली अगर पानी लो और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्राई करो कि कितनी आती है उसमें कितनी, तो उसमें ज़्यादा नहीं आएगी एक्चुअली। ठीक है, एक सेमी कंडक्टर के टाइप में काम करेगा वाटर। लेकिन जैसे उसमें NaCl डाल दोगे आप, जिसमें उसे जैसे NaCl डाल दोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, उसमें अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे से फ्लो करेगी। क्यों, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जितने भी मेटल्स हैं,
ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उनमें जो इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है तो ये छोड़ेंगे तो ये फ्लो करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जितने भी मेटल्स हैं उनके अलॉय हैं ये एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा भी कुछ नॉन मेटल हैं, जैसे कार्बन ब्लैक कह सकते हैं हम। इसके देखो अब अदर एक्सेप्शन मिलते हैं अदर जगह भी, तो ठीक है, जैसे कार्बन ब्लैक है, ठीक है, ग्रेफाइट है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये भी अच्छे कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर तरह कुछ भी देख लो, जैसे वुड है, ये कपड़ा है, या क्या ग्लास है, सेरेमिक होती है, मिट्टी होती है, इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है, तो इस टाइप के होते हैं इंसुलेटर। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये इस टाइप के होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता भी है और जिसमें अच्छी तरह से फ्लो करता भी और नहीं भी करता है, एक्चुअली मतलब बीच का कह सकते हैं हम इसको। सेमीकंडक्टर का अगर हम एग्जांपल देखते हो, सिलिकन डोप्ड सिलिकन होता है, गैलियम आर्सेनाइड, इस टाइप के कुछ एग्जांपल होते हैं। ये होते हैं और भी होते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें करंट अच्छे फ्लो भी करता है और इंसुलेटर का भी काम करता है, मतलब दोनों टाइप के जो बीच का होता है ना, तो इस टाइप से भी हम ये काम करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सुपर कंडक्टर हो जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, ऐसे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे सुपर कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, वो एकदम बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करे, कोई रुकावट के बिना एकदम बहुत इजीली वो फ्लो करे, तो ऐसे होते हैं मेटल्स। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है, इनका टेम्परेचर जो है वो 0 to 15 केल्विन होगा। 0 to 15 केल्विन होता है तब ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल्स इसके अलॉय जो होते हैं वो 0 to 15 केल्विन तक एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है सेरेमिक। इसको जब हम ऑक्साइड से मिक्स करें, मिक्स करें और 150 केल्विन के अबाउ थोड़ा सा इसका टेम्परेचर, मतलब 150 केल्विन के समथिंग इसका अगर हम टेम्परेचर रखें तो ये भी एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। सुपर कंडक्टर मीन्स जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास चार टाइप के हमारे पास कंडक्टर आ गए, या चार टाइप के हमारे कैटेगरी कंडक्टिविटी के लिए हमने कैटेगराइज कर दिया इन चीज़ों को कि किस में करंट अच्छे से फ्लो होगा, क्यों होगा। मेन जो फोकस है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो वो कंडक्टर होगा बस। तो कंडक्टर मेटल्स, इंसुलेटर तो कुछ भी ले सकते हो आप, और सेमीकंडक्टर अच्छे इसका आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से सेमीकंडक्टर तरह बिहेव करते हैं, सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, और भी एग्जांपल है एक्चुअली। ठीक है, और सुपर कंडक्टर ये अच्छा यार, ये इंपॉर्टेंट है कि जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो, तो एक सुपर कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो हम किसकी बात करेंगे, कंडक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन वो अच्छे से फ्लो करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब मेटेलिक। ठीक है, हमारे लिए तो मेन क्योंकि कंडक्टिविटी देख रहे हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो हो, तो हम वो देख रहे हैं। अब ये क्या होता है, इस पे क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक्चुअली सिंपल सी बात है, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। हम इसको जो मेटल है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसमें जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल है उसमें उस मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, इसमें एक बात है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये इसमें एक थोड़ी अलग बात है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है वो डाउन जाएगी, कंडक्टिविटी डाउन जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं होगा। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। अब जब इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी तो ये एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे,
ये आपस में कोलाइड करना चालू कर देंगे। मतलब ये जैसे अभी एक डायरेक्शन में है, जैसे इसका हम टेम्परेचर राइज करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में कोलाइड करने चालू कर देंगे। मतलब इनकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, ये आपस में ही। और जैसे करंट जो फ्लो होता है वो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करे, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर राइज कर दे इनको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई इनको, तो ये आपस में ही कोलाइड करना चालू कर देंगे। और आपस में जब कोलाइड करना चालू कर देंगे तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है या कंडक्टेंस जो है वो हमें नहीं मिल पाएगी। हाँ, अब जैसे ही आपस में मिक्स हुए, आपस में कोलाइड करने लग रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी जाएंगे, तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन मतलब ओवरऑल फैल ही हो जाएगा मामला। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि अगर आप इसकी हीट बढ़ा दोगे तो इसका क्या होगा, कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। ओवरऑल हमने कंडक्टेंस को समझ लिया, लेकिन हम किसके देख रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हमने कंडक्टेंस को समझा सबसे पहले, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसका इफेक्ट देखते हैं। सिंपल सा हम वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ H2O लिया, ठीक है, और Na+Cl इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये होता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो सिंपल सी बात है, हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, सॉल्वेंट कैसा है, कैसा हमने सॉल्यूट इसके अंदर डाला है, जो सॉल्यूट के जो आयंस है इनकी साइज क्या है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल इन चीज़ पे डिपेंड करे, सिंपल सी बात है। अच्छा, टेम्परेचर है, अब उसके अंदर हम जब बात कर रहे थे, नॉर्मली वायर में बात कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो टेम्परेचर अगर हम राइज करें तो उसकी कंडक्टिविटी डाउन हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वो क्योंकि जैसे NaCl है, ठीक है, इनकी क्या है, एनर्जी डाउन है, मतलब ये स्प्लिट हुए आयंस में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से टेम्परेचर राइज करें तो इनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा एनर्जी इनको मिलेगी। तो जैसे इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, हम इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनको आयंस में एक लाइन में ला के, हमें खुद को करना पड़ेगा एक्चुअली, इनको एक लाइन में ला के हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी को इनको एक ही डायरेक्शन में ला के हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब इसका हम टेम्परेचर राइज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ओवरऑल तो एनर्जी का खेल होता है सारा। एनर्जी क्या है, हम ना हम उसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे अगर इस हीट को यहाँ बढ़ाएंगे वो इन आयंस में जाएगी, और उन आयंस से हम बाहर से उन आयंस को लेके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल समझाने का बस ये था कि जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। तो इसमें इतना ही कि इसको हमने बेसिक समझ लिया। ठीक है, इसमें हमने बेसिक समझ लिया। अब मैथमेटिकली कैसे वर्क करता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।